डियर स्टूडेंट्स, सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज़ में आज हम प्रोक्टर टेस्ट ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोक्टर टेस्ट ऑफ सॉइल के इस वीडियो लेक्चर में हम निम्नलिखित टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोक्टर टेस्ट, टाइप्स ऑफ प्रोक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोक्टर टेस्ट रिजल्ट और कॉम्पैक्शन एंड जीरो एयरबॉय डेंसिटी। प्रोक्टर टेस्ट बेसिकली सॉइल कॉम्पैक्शन की एक लेबोरेटरी मेथड है जिसको 1933 में आर प्रोक्टर के द्वारा डेवलप किया गया था। प्रोक्टर टेस्ट में हम किसी भी सॉइल सैंपल को में अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते हैं और उन डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट पर कॉम्पैक्शन के द्वारा उसकी ड्राई डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं और प्रोक्टर टेस्ट से मिलने वाले मॉइस्चर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग जो ड्राई डेंसिटी का रिजल्ट मिलता है किसी भी सॉइल सैंपल्स को, उसको हम एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। आप ग्राफ में देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर मॉइस्चर कंटेंट को शो किया गया है और वाई एक्सिस को पर ड्राई डेंसिटी को शो किया गया है। अब प्रोक्टर टेस्ट में जो टेस्ट रिजल्ट आते हैं उसमें यह देखा जाता है कि जब हम मॉइस्चर कंटेंट को एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज करते हैं तो किसी भी सॉइल की ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन एक सर्टेन मॉइस्चर कंटेंट के बाद यदि मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज किया जाता है तो सॉइल की ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। ऐसी मॉइस्चर कंटेंट जिस पर हमें प्रोक्टर टेस्ट के थ्रू मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी प्राप्त होती है उसको हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। फिगर में आप सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग जो हमें ड्राई डेंसिटी प्राप्त होती है उसको हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहते हैं। मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के रिलेशन से जो कर्व जनरेट होता है उसको हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ए हैं ए बी, बी सी, सी डी एंड डी। जहाँ पे ए बी हाइड्रेशन ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है, बी सी लुब्रिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, सी डी सॉइलिंग को रिप्रेजेंट करता है और डी सैचुरेशन ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट या प्रोक्टर टेस्ट के थ्रू जो हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को नेचर में पाई जाने वाली डिफरेंट सॉइल के बारे में निकालते हैं, इसमें यह पाया गया है कि किसी भी सॉइल की जो ड्राई डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू 16 से 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर के बीच में एग्जिस्ट करती है। साथ ही नेचर में पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप्स की जो सॉइल होती हैं उनका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 10 से 20% के बीच में एग्जिस्ट हो सकता है। आर प्रोक्टर के अकॉर्डिंग प्रोक्टर टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और दूसरा होता है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, चूँकि हम जानते हैं कि प्रोक्टर टेस्ट बेसिकली एक लेबोरेटरी मेथड होती है कॉम्पैक्शन की, जिसमें लगभग 2 से 3 केजी सॉइल का सैंपल लिया जाता है, उसमें अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट को ऐड करते हैं और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उस सॉइल सैंपल को कॉम्पैक्ट किया जाता है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट को लेबोरेटरी में परफॉर्म करने के लिए एक सिलेंड्रिकल सैंपल तैयार किया जाता है। इसमें एक सिलेंड्रिकल मोल्ड का उपयोग किया जाता है, साथ ही एक कॉम्पैक्शन के लिए कॉम्पैक्टिंग हैमर का उपयोग किया जाता है। फिगर में जो ब्लू कलर में शो किए गए हैं वो स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड टेस्ट में यूज होने वाले कॉम्पैक्टिंग हैमर्स हैं और जो येलो कलर में शो किए गए हैं वो स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में यूज होने वाले मोल्ड्स हैं जिनका जनरली शेप सिलेंड्रिकल होता है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के कुछ स्टैंडर्ड्स जनरल पैरामीटर्स निम्नानुसार हैं। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जो वेट ऑफ हैमर होता है आर प्रोक्टर के अकॉर्डिंग 2.49 kg रखा जाता है। मतलब इसमें जो कॉम्पैक्शन के लिए हैमर यूज किया जाएगा उसका मास 2.49 kg होगा। साथ ही हाइट ऑफ फॉल 304.80 mm रखा जाता है। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 944 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में
कॉम्पैक्शन सॉइल का कॉम्पैक्शन 3 लेयर में किया जाता है एवं प्रत्येक लेयर को 25 टाइम्स कॉम्पैक्ट करते हैं, यानी ईच लेयर को कॉम्पैक्टिंग हैमर के थ्रू 25 बिलो दिए जाते हैं। चूँकि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट बेसिकली एक लेबोरेटरी का ट्रायल प्रोसीजर है, इसमें अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट पर ड्राई डेंसिटी को निकालते हैं और उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है एवं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है और उस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितनी होगी। चूँकि कोई भी कॉम्पैक्शन टेस्ट हो लेबोरेटरी, इसमें मेन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स। कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स से मतलब होता है कि किसी भी सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए किसी भी टेस्ट में कितना कॉम्पैक्टिंग एनर्जी अप्लाई किया जाता है या कितनी मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई की जाती है, उसको हम कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स कहते हैं। कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स को हम निम्नलिखित फार्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। E बराबर होता है कैपिटल N इंटू स्मॉल n इंटू कैपिटल W इंटू स्मॉल h डिवाइडेड बाय कैपिटल V, जहाँ पे क्या है E कॉम्पैक्टिंग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्पेसिमेन, जहाँ पे कैपिटल N है नंबर ऑफ बिलो पर लेयर, स्मॉल m है नंबर ऑफ लेयर। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में नंबर ऑफ लेयर कितनी होती हैं, 3 होती हैं, और टोटल नंबर ऑफ बिलो इन ईच लेयर कितना होता है, 25। कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ हैमर, जहाँ पर कैपिटल W बराबर होता है स्मॉल m इंटू जी, यानी मास ऑफ हैमर इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस केस में मास ऑफ हैमर कितना रखा जाता है, 2.49 kg। h है हाइट ऑफ फॉल जो रखी जाती है 304.80 mm, और v क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्पेसिमेन जो जनरली होता है 944 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जो कॉम्पैक्टिंग एनर्जी होती है वो होती है 524.29 किलो जूल पर क्यूबिक मीटर। इंडियन स्टैंडर्ड IS 2720 पार्ट 7 1974 के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड यदि हमें लैब में स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट को परफॉर्म करना है तो इसके कुछ पैरामीटर निम्नानुसार हैं, और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट को एज पर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में जो वेट ऑफ हैमर होता है वो कितना रखा जाता है, 2.6 kg, पर एज पर RR प्रोक्टर के द्वारा इसका वेट कितना लिया जाना था, 2.49 kg। हाइट ऑफ फॉल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हम कितना रखते हैं, 310 mm, लेकिन RR प्रोक्टर के अकॉर्डिंग कितना लिया गया था, 304.80 mm। इसमें वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना लिया जाता है, 1000 cc, लेकिन RR प्रोक्टर ने जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया था उसमें कितना था, 944 cc। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा नंबर ऑफ लेयर और बिलो इन ईच लेयर में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं किया गया है। इस केस में भी नंबर ऑफ लेयर 3 रखी जाती हैं और बिलो फॉर ईच लेयर 25 ही रखा जाता है। अब हम एक जनरल प्रोसीजर के थ्रू इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में कितनी कॉम्पैक्टिंग एनर्जी यूज की जाएगी उसके बारे में स्टडी करते हैं। मान लीजिए कि कोई m मास की कोई बॉडी है जो h हाइट पर स्थित है, तो इस केस में उस बॉडी में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, mgh के बराबर होगी। यहाँ पे m बराबर क्या है, 2.60 kg, g बराबर है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और h क्या है, हाइट ऑफ फॉल यानी कितना है, 0.31 मीटर। तो ये फाइनली आता है 7.906 न्यूटन मीटर या 7.906 जूल। तो एज पर स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट या लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एनर्जी इन 1 बिलो कितनी स्टोर्ड होती है, 7.906 न्यूटन मीटर। तो
टोटल एनर्जी इन टोटल नंबर ऑफ बिलो कितनी होगी 3 इंटू 25, क्योंकि 3 लेयर में हमको सॉइल सैंपल को कॉम्पैक्ट करना है और प्रत्येक लेयर में जो नंबर ऑफ बिलो हैं वो कितने हैं 25। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा 3 इंटू 25 इंटू 7.906 यानी 592.95 जूल। ओके, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल अप्लाइड कॉम्पैक्टिंग एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन। तो टोटल एनर्जी कितनी थी अपनी 592.95 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मोल्ड यानी 1000 इंटू 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। यदि ये क्यूबिक सेंटीमीटर में होता तो 1000 सीसी पर होता। तो एनर्जी इन लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या होती है 595.95 किलो जूल पर क्यूबिक मीटर। इसको हम एक फार्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फार्मूला होता है E बराबर कैपिटल N इंटू स्मॉल n इंटू कैपिटल W इंटू स्मॉल s होल डिवाइडेड बाय कैपिटल V, जहाँ पे कैपिटल W क्या है वेट ऑफ हैमर यानी कैपिटल W बराबर m इंटू जी। मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट या मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट के केस में जो वेट ऑफ हैमर होता है एज पर RR प्रोक्टर रिकमेंडेशन कितना होता है 4.54 kg। हाइट ऑफ फॉल इस केस में 457.20 mm रखा जाता है एवं वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना होता है 944 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसमें एक वेरिएशन क्या किया गया है कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में हम नंबर ऑफ लेयर कितनी लेते थे 3 लेते थे। इस केस में उस सैंपल को 5 लेयर में कॉम्पैक्ट करना है और प्रत्येक लेयर में हम कितने बिलो देंगे 25। तो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स लगाया जाता है पर क्यूबिक मीटर वो कितना होता है 2696.31 किलो जूल पर क्यूबिक मीटर। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड्स में ने मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में भी कुछ बदलाव किए हैं और एज पर IS 2720 पार्ट 8 1983 के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट को हम हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट भी कहते हैं। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स वेट ऑफ हैमर 4.90 kg रहता है 4.54 kg की जगह पे। हाइट ऑफ फॉल 450 mm रखा जाता है और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में एज पर RR प्रोक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कितना था 457.20। हाइट ऑफ फॉल अपन 450 mm रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 1000 सीसी रखा जाता है। साथ ही इसमें कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स कितना होता है 2703.88 किलो जूल पर क्यूबिक मीटर, जो लगभग मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स लगाया जाता है उसके बराबर होता है। सिंपल सा फंडा यह है कि इंडियन स्टैंडर्ड ने जो पैरामीटर्स प्रोवाइड किए हैं प्रोक्टर टेस्ट को, उनको RR प्रोक्टर्स के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी उनको राउंड ऑफ कर दिया है। मतलब 4.54 को कितना कर दिया 4.90 kg कर दिया, 457 को क्या कर दिया 450 mm कर दिया, 944 cc को क्या कर दिया 1000 cc कर दिया। फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन या ऐसे फैक्टर्स जो प्रोक्टर टेस्ट के थ्रू सॉइल का कॉम्पैक्शन किया जाता है कौन कौन से उसको अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स हो सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल टाइप और कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स। कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स को हम दो बेस पैरामीटर्स पर स्टडी करते हैं। एक होता है नेचर ऑफ एफर्ट्स और दूसरा होता है अमाउंट ऑफ वाटर। मॉइस्चर कंटेंट कॉम्पैक्शन को इफेक्ट करने वाला एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके इफ़ेक्ट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक ड्राई सॉइल है या कम्प्लीटली ड्राई सॉइल है, उसमें किसी भी प्रकार का मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल नहीं है। फिगर ए को आप ध्यान से देखिए, इसमें मैंने एक ड्राई सॉइल को शो किया गया है। इसके वॉइड स्पेस में क्या प्रेजेंट है एयर प्रेजेंट है और हमें इस सॉइल का क्या करना है कॉम्पैक्शन करना है। मान लीजिए कि सॉइल पूरी तरीके से ड्राई है, इसमें हमने किसी भी प्रकार का मॉइस्चर कंटेंट ऐड नहीं किया है। अब चूंकि जो ड्राई सॉइल का नेचर कैसा होता है स्टिफ नेचर का होता है और इनके पार्टिकल्स आपस में कोहेजन के थ्रू या फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, जब ड्राई सॉइल पे हम
कॉम्पैक्शन लगाते हैं या कॉम्पैक्शन एफर्ट्स लगाते हैं कॉम्पैक्शन करने के लिए, तो इनके पार्टिकल्स एक दूसरे में से आपस में कांटेक्ट में हैं, तो उनकी सरफेसेस के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ड्राई सॉइल चूँकि स्टिफ नेचर की है, जो ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करती है, इसलिए हम उसका अधिक कॉम्पैक्शन नहीं कर पाते हैं। चूँकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रिप्रेजेंट है, तो हमें ड्राई केस में यदि हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए कि इस ड्राई सॉइल में हमने कुछ मॉइस्चर कंटेंट ऐड किया, तो जैसे ही उसमें मॉइस्चर कंटेंट ऐड किया जाएगा तो वाटर का जो प्रॉपर्टी है, यह सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ एक पतली मेम्ब्रेन जनरेट कर लेगा। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, आप फिगर में देखिए कि मैंने इसे शो किया गया है फिगर में, जिसमें सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ वाटर ने एक पतली मेम्ब्रेन जनरेट कर ली है। अब जैसे ही हम इस पर कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स लगाएंगे तो जो सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वाटर की, वो एज अ लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करेगी। और किसी भी लुब्रिकेंट का मेन फंक्शंस क्या होता है कि दो सरफेस के बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को कम करना। अब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर प्रेजेंट है वो एज अ लुब्रिकेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और उनके बीच में हमने फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को कम कर दिया है। तो जैसे ही हम कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये सॉइल इजीली डेंस स्टेट में आ जाएगी, या इनके पार्टिकल्स आपस में पास में आ जाएंगे और ये डेंस हो जाएंगे। आप फिगर बी में देख सकते हैं कि जो ड्राई सॉइल थी उसमें ज़्यादा वॉइड स्पेस थे, हमने उसमें वाटर ऐड किया और इसको फुली कॉम्पैक्ट कर दिया। अब वहाँ पे किसी भी प्रकार के वाइड स्पेस नहीं है। ओके, अब यदि हम इस मॉइस्चर कंटेंट को ऐड करते जाते हैं तो हमें एक ऐसी मॉइस्चर कंटेंट मिलती है जिस पर ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम प्राप्त होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। लेकिन यदि हम वाटर को ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद भी ऐड करते जाते हैं, या मॉइस्चर कंटेंट सॉइल स्पेसिमेन में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा रहती है, तो इस केस में क्या होता है कि आप इसे फिगर में देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉइल के बीच में एक वाटर स्पेस क्रिएट कर लेंगे। अब वो खुद स्टोर होना स्टार्ट कर देंगे, और चूंकि हम जानते हैं कि जो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में इनकम्प्रेसिबल होते हैं, साथ ही वाटर भी कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, तो अब यदि हम इस पर कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स लगाएंगे बियॉन्ड OMC, तो इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्पैक्शन नहीं होगा, क्योंकि सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स और वाटर दोनों का नेचर कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। तो अब इसमें वाटर ने क्या जनरेट करना कर दिया है, वाटर स्पेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, आप फिगर में देख रहे हैं। तो ये दो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा कि सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो चूंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इस वजह से यदि OMC से ज़्यादा हम वाटर ऐड करते हैं तो सॉइल की ड्राई डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। साथ ही यदि एक सर्टेन मॉइस्चर कंटेंट के बाद सॉइल में सॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से भी सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इस वजह से भी सॉइल की ड्राई डेंसिटी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद घटने या डिक्रीज होने लगती है। अब हम सॉइल में मॉइस्चर ऐड करने के बाद जो चार फिनोमेना होते हैं उनको डिटेल में समझते हैं। ए बी पोर्शन किसको शो कर रहा है, हाइड्रेशन को। यहाँ पे हाइड्रेशन का मतलब होता है कि जैसे ही हम सॉइल सैंपल में वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ एक पतली लेयर जनरेट कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। अब लुब्रिकेशन क्या है, चूँकि वाटर ने सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ एक पतली लेयर का फॉर्मेशन कर लिया है, तो जैसे ही कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स लगाएंगे तो ये वाटर दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को कम कर देगा, एज अ लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करेगा,
तो इस पोर्शन क्या शो कर रहा है, लुब्रिकेशन को। CD पोर्शन क्या कर रहा है, स्वेलिंग को। यदि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद हम वाटर ऐड करते हैं तो यह वाटर का मेन फंक्शन क्या करेगा, स्वेल को स्वेल करेगा या उसका वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्वेलिंग। और D कहलाएगा सैचुरेशन, मतलब D स्टेज में स्वेल फुली सैचुरेट हो जाएगी। इसके बाद यदि हम और मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेंगे तो स्वेलिंग के बाद और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होता जाएगा। तो स्वेलिंग के जस्ट बाद कौन सी प्रोसेस होती है, सैचुरेशन। मतलब सैचुरेशन के केस में सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कम्प्लीटली 100% हो जाएगा। जीरो एयरवॉइड डेंसिटी। जीरो एयरवॉइड डेंसिटी बेसिकली एक थ्योरेटिकल पैरामीटर्स है जो यह रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसी ड्राई डेंसिटी जिस पर किसी भी सॉइल का 100% कॉम्पैक्शन हो गया हो, यानी उसमें किसी भी प्रकार की एयर प्रेजेंट ना हो। लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में या एट द साइट इन एक्चुअल प्रैक्टिस जीरो एयर वॉइड डेंसिटी को अचीव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जीरो एयर वॉइड डेंसिटी को हम 100% सैचुरेशन डेंसिटी भी कहते हैं। यहाँ पे 100% सैचुरेशन का मतलब होता है कि केवल उसमें उतना ही मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल रहेगा उस सॉइल में जो उसके लुब्रिकेशन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा उसमें किसी भी प्रकार की एयर प्रेजेंट नहीं रहेगी। यदि हमें किसी भी सॉइल की जीरो एयर वॉइड डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो गामा डी बराबर होता है 1 - Na इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 + W इंटू जी, जहाँ पे गामा डी है ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, Na है परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड स्मॉल w है मॉइस्चर कंटेंट। चूँकि हम जानते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में 0% एयर वॉइड डेंसिटी को अचीव करना बहुत ही कठिन है, तो हम इसकी अदर स्टडी करते हैं। तो दूसरा हो सकता है 90% सैचुरेशन लाइन। अब 90% सैचुरेशन लाइन या 90% सैचुरेशन डेंसिटी से मतलब होता है कि उस सॉइल का सैचुरेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, 90% है, उसमें 10% एयर वॉइड्स प्रेजेंट हैं। तो 90% सैचुरेशन डेंसिटी को हम निम्नलिखित फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। गामा डी बराबर होता है जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 + GW डिवाइडेड बाय 0.9। अब इसको हम कैसे, ये फार्मूला कैसे आया इसको हम समझते हैं। चूँकि हम जानते हैं ऐसी इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू स्मॉल डब्ल्यू। यदि हम सॉइल का 90% सैचुरेशन एज्यूम कर रहे हैं तो 0.9 इंटू ई बराबर स्मॉल डब्ल्यू, यानी ई बराबर हो जाएगा W इंटू जी डिवाइडेड बाय 0.9। लेकिन ड्राई डेंसिटी का ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 + E। जी इंटू गामा डब्ल्यू और ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 + W/G इंटू 0.9 से। इसको क्या बोलेंगे, 90% सैचुरेशन डेंसिटी ऑफ सॉइल या 10% एयर वॉइड डेंसिटी, जिसको इस फार्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट किया जाता है। गामा डी बराबर 1 - 0.1। 0.1 क्या है, 10% परसेंटेज एयर वॉइड्स इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 + W इंटू जी। यदि हमें प्रैक्टिकल में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करनी हो तो हम उसमें क्या करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे और इसका कॉम्पैक्शन करेंगे। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जीरो एयर वॉइड डेंसिटी को अचीव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब आप इस फिगर में देख रहे हैं कि मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में एक कर्व रिलेशनशिप शो किया गया है, साथ ही एक डॉटेड लाइन शो की गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एयर वॉइड लाइन या 100% सैचुरेशन लाइन। एक हमें पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पता है, उस बेसिस पर हमने जो ऊपर फार्मूला बताया था गामा डी बराबर 1 - Na इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 + WG या
90% सेचुरेशन लाइन के लिए जो फॉर्मूला बताया था गामा डी बराबर जी इंटू गामा डब्ल्यू 1 प्लस जी डब्ल्यू अपॉन डिवाइडेड बाय 0.9, इस फार्मूले के थ्रू हम जीरो एयरपॉइंट लाइन या 100% सेचुरेशन लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। सॉइल टाइप, किसी भी सॉइल का कॉम्पैक्शन और उस कॉम्पैक्शन के द्वारा उसको कितनी ड्राई डेंसिटी तक कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, यह उसके नेचर पर डिपेंड करता है। जनरली हम जानते हैं कि सॉइल दो प्रकार की होती हैं, एक कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और एक होती है फाइन ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को हम ज़्यादा ड्राई डेंसिटी या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तक कॉम्पैक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के केसेस में कुछ कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है कि यदि हमारी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल वेल ग्रेडेड सॉइल हो और उसमें जो परसेंटेज ऑफ फाइन हो वो मिनिमम हो, मतलब कुछ फाइन हो, लगभग 5% के बराबर, तो इस केस में हम उस वेल ग्रेडेड सैंड को मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तक कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। आप इसको फिगर में देख सकते हैं, मैंने डिफरेंट टाइप्स की सॉइल को के रिलेशनशिप को शो किया गया है। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, देन वेल ग्रेडेड सैंड। तो आप देख रहे हैं कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल के केस में हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव हो रही है और उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी अदर सॉइल के कंपैरिजन में क्या है, कम है। लेकिन इसकी एक दूसरी कंडीशन है, यदि हमारी वेल ग्रेडेड सॉइल तो हो लेकिन उसमें परसेंटेज ऑफ फाइन यदि ज़्यादा होता है तो उसकी मॉइस्चर वो ड्राई डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका सिंपल सा कारण यह है कि यदि हम मॉइस्चर कंटेंट OMC से ज़्यादा ऐड करते हैं तो फाइन सॉइल है, जो फाइन पार्टिकल्स वेल ग्रेडेड सॉइल में प्रेजेंट हैं, उनका क्या होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है। और स्वेलिंग क्या करता है, सॉइल मास का वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से उसकी डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। दूसरा है, यदि पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड है या कोई भी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो उसका ड्राई यूनिट वेट वेल ग्रेडेड सॉइल के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। अब दूसरी टाइप की सॉइल होती हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। इनमें बेसिकली क्या होता है, सिल्ट आती है या क्ले आती है। पहली कंडीशन समझते हैं हम क्लेई सॉइल की। यदि कोई भी क्लेई सॉइल है उसकी प्लास्टिसिटी कम है तो उसको हायर डेंसिटी पे कॉम्पैक्ट किया जा सकता है। यदि किसी भी सॉइल क्लेई सॉइल की प्लास्टिसिटी हाई है तो उसकी ड्राई डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसे आप फिगर में आसानी से देख सकते हैं। मैंने फिगर में दो टाइप की सॉइल शो की हैं, Cl और CH, जहाँ पे Cl का मतलब होता है क्ले ऑफ लोअर कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इस केस में क्ले की कंप्रेसिबिलिटी वो प्लास्टिसिटी क्या है, कम है, इस वजह से उसकी ड्राई डेंसिटी एज कम्पेयर टू CH ज़्यादा है। और CH का मतलब होता है क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि कोई भी सॉइल हो जिसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा हो तो उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा और ड्राई डेंसिटी कम होगी। और जिस सॉइल की प्लास्टिसिटी कम होगी तो उसका मॉइस्चर कंटेंट हाई प्लास्टिसिटी की सॉइल से कम होगा और ड्राई डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसको आप आसानी से समझिए। सबसे ज़्यादा ड्राई डेंसिटी किसकी है, Ml की, देन Cl की, देन CH की फाइन ग्रेन्ड सॉइल के केस में। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा किसका है, CH का, उससे कम Cl का है, और सबसे कम किसका है, Ml का है। जहाँ पर Ml का मतलब होता है सिल्ट ऑफ लोअर कंप्रेसिबिलिटी। कॉम्पैक्शन ऑफ सैंड, बेसिकली ये कॉम्पैक्शन का स्पेशल केस है यदि हमारी सॉइल कैसी हो, सैंड हो। सैंड के केस में आप देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ी अलग टाइप का रिलेशनशिप है मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के केस में। पहले हम देखते हैं कि जैसे हम मॉइस्चर कंटेंट इसमें ऐड करते हैं सॉइल में और कॉम्पैक्शन करते हैं तो उसकी ड्राई डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, कहाँ तक, 4.5 मॉइस्चर कंटेंट तक। इसके बाद इंक्रीज होती है, देन उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें सैंड की क्या बोलती है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गेन होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि शुरू में हमने अदर टाइप की जो सॉइल थी उसमें जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते थे उसकी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती जाती थी, कहाँ तक, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के केस तक। लेकिन सैंड के केस में क्या हो रहा है, जैसे ही हमने वाटर ऐड किया इसकी डेंसिटी डिक्रीज होने लगी। इसको मैं बताता हूँ।
चूँकि हम जानते हैं कि सैंड में जब वाटर ऐड किया जाता है तो वाटर क्या होता है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के कारण सैंड पार्टिकल्स के चारों तरफ एक पतली मेम्ब्रेन को जनरेट कर लेता है, और इस पतली मेम्ब्रेन के जनरेशन के कारण उस सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड। और जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट 4.5% के अबाउट होता है सैंड में, तो उसमें मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड होती है, मतलब उसकी स्वेलिंग मैक्सिमम होती है, या उसका मॉइस्चर कंटेंट एडिशन के कारण बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो शुरू में इस बल्किंग ऑफ सैंड के कारण शुरू में जो ग्राफ है उसमें सैंड की ड्राई डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन जैसे ही 4.5% से ज़्यादा वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, तो जो सरफेस टेंशन के कारण जो चारों तरफ मेम्ब्रेन बन गई थी, जो उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही थी, वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और यह एक नॉर्मल सॉइल की तरह बिहेव करने लगती है, जिस वजह से इसका मॉइस्चर कंटेंट वो ड्राई डेंसिटी फिर से इंक्रीज होने लगती है। ओके, लास्ट और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स। कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स में हम एक ही सॉइल स्पेसिमेन को लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट, या स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन प्रोक्टर टेस्ट को अप्लाई करते हैं और इनके रिजल्ट्स की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी एक सॉइल सैंपल लिया और उस पर स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट या लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट अप्लाई किया, और उसके मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स को स्टडी किया। जो कर्व वन है वो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के रिजल्ट को शो कर रहा है। तो कर्व स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट या कर्व वन के अकॉर्डिंग जो मॉइस्चर कंटेंट है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है, OMC1, और इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या है, MDD1। अब हमने इसी सॉइल पर कौन सा टेस्ट अप्लाई किया, मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट या हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो हम देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है मॉइस्चर कंटेंट और गामा डी का, उसको किसके द्वारा शो किया गया है, कर्व सेकंड के द्वारा शो किया गया है। अब इसको आप दोनों कर्व को ध्यान से देखिए कि हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट के केस में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 2 इज़ लेस देन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 1, लेकिन जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है कर्व 2 के केस में वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ कर्व 1। तो इसका सिंपल सा लॉजिक यह है, यदि किसी भी सॉइल का कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स को इंक्रीज किया जाता है तो उसकी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, साथ ही ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। तो MDD2 इज़ ग्रेटर देन MDD1 एंड OMC2 इज़ लेस देन OMC1। अब अभी आपने ध्यान से देखिए, OMC जो 1 है उसकी लेफ्ट साइड क्या कहलाती है, ड्राई साइड ऑफ OMC1, और राइट साइड का जो कर्व का पोर्शन है वो क्या शो करता है, वेट साइड ऑफ OMC1। तो आप कर्व 2 को ध्यान से देखिए कि इसमें हर पॉइंट पे जो ड्राई डेंसिटी मिल रही है हमें, वो कर्व 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा मिल रही है। मतलब ईच मॉइस्चर कंटेंट पे, चाहे आप OMC1 के लेफ़्ट साइड में बात करें, चाहे आप OMC1 के राइट साइड में बात करें, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हर जगह, वो ड्राई डेंसिटी कर्व 2 में हर जगह ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि किसी भी सॉइल में स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट किया या लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट किया, उसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 15% है और उसके करस्पॉन्डिंग हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव हुई MDD1। अब हमने उसी सॉइल सैंपल में मॉइस्चर कंटेंट 18% ऐड किया, मतलब वेट साइड ऑफ OMC1, और इस पर हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट अप्लाई किया, तो तुरंत में हमें ड्राई डेंसिटी तो ज़्यादा मिल जाएगी MDD1 से, लेकिन इसका बाद में इफ़ेक्ट क्या होगा कि वो सॉइल में इनस्टेबिलिटी होगी स्लोप की, साथ ही उसका कंसोलिडेशन के कारण सेटलमेंट होगा। यदि हम
मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट को बेड साइड ऑफ OMC1 के कॉम्पैक्ट करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, यदि मॉइस्चर कंटेंट OMC1 क्या है 15% है। अब हमने सोचा कि भैया हैवी कॉम्पैक्शन लगा दूँ, कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स लगा दूँ तो ज़्यादा डेंसिटी प्राप्त हो जाएगी। अब हमने 18% पे कॉम्पैक्ट कर दिया। तो भैया शुरू में तो जब अपन ने हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट अप्लाई किया उसमें डेंसिटी तो तुरंत हमें ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन जो आफ्टर द कॉम्पैक्शन जो रिजल्ट्स होंगे कि यदि हम उसमें बंड बना रहे हैं तो स्लोप क्या हो सकता है, फेल हो सकता है इनस्टेबिलिटी के कारण। दूसरा, चूंकि एक्सेस पोर वाटर है उसमें अपन ने ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तो 15% ही था, तो इस वजह से उसमें क्या होगा, कंसोलिडेशन सेटलमेंट भी हो सकता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।